नमस्कार विद्यार्थियों। तो चलिए आज हम आपकी एनसीईआरटी किताब का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय कृषि शुरू करने जा रहे हैं। इसे ध्यान से समझते हैं। आपकी किताब में इस अध्याय की शुरुआत एक छोटी सी कहानी से होती है। 3 दोस्त हैं, गुरप्रीत, मधु और टीना। वो एक गांव से गुजर रहे होते हैं और वहां उनकी नज़र एक किसान पर पड़ती है जो खेत में काम कर रहा है। बच्चे क्यूरियोसिटी से उससे पूछते हैं कि वो क्या कर रहा है, तो किसान बताता है कि वो गेहूं बोने की तैयारी कर रहा है और उसने मिट्टी को और उपजाऊ बनाने के लिए अभी खाद डाली है। बस इसी बातचीत से हमारे इस अध्याय की नींव रखी जाती है। वो किसान बच्चों को आगे और भी बताता है। वो कहता है कि जब ये गेहूं उग जाएगा तो वो इसे मंडी में अच्छी कीमत पर बेचेगा। वहां से ये आटा बनाने के लिए फैक्ट्रियों में जाएगा और फिर उस आटे से बिस्किट और डबल रोटी जैसी चीजें बनेंगी। तो जरा सोचिए, एक छोटे से पौधे से लेकर हमारे खाने की मेज पर बिस्किट आने तक, इस पूरे सफर में या कहें कि इस रूपांतरण में 3 तरह की आर्थिक क्रियाएं शामिल होती हैं। तो चलिए अब हम एक एक करके इन्हीं 3 आर्थिक क्रियाओं को समझते हैं, जो है प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्रियाएं। सबसे पहले बात करते हैं प्राथमिक क्रियाओं की। आपकी किताब में लिखा है कि वो सभी क्रियाएं हैं जिनमें प्राकृतिक संसाधनों का उत्पादन और निष्कर्षण शामिल है। अब ये निष्कर्षण शब्द का क्या मतलब है? इसका सीधा सा मतलब है किसी चीज को प्रकृति से निकालना, जैसे जमीन से लोहा निकालना। और उत्पादन का मतलब तो आप जानते ही हैं, प्रकृति की मदद से कुछ उगाना। तो वो सारे काम जो सीधे सीधे प्रकृति से जुड़े हैं, जैसे खेती करना, मछली पकड़ना, ये सब प्राथमिक क्रियाएं हैं। अब आती है द्वितीयक क्रियाएं। ये क्रियाएं प्राथमिक क्रियाओं से मिले उत्पादों को संसाधित करती हैं। आपकी किताब में एक शब्द है प्रसंस्करण, जिसका मतलब है प्रोसेसिंग, मतलब कच्चे माल का रूप बदलकर उसे और ज्यादा उपयोगी बनाना। जैसे हमने जो गेहूं उगाया था वो एक प्राथमिक क्रिया थी, लेकिन उस गेहूं से आटा बनाकर डबल रोटी पकाना ये एक द्वितीयक क्रिया है। और आखिर में है तृतीयक क्रियाएं। देखिए, ये क्रियाएं कोई सामान नहीं बनाती, बल्कि अपनी सेवाएं देती हैं, यानी सर्विसेज देती हैं। इनका काम होता है प्राथमिक और द्वितीयक दोनों क्षेत्रों की मदद करना। जैसे खेत से गेहूं को फैक्ट्री तक पहुंचाने के लिए ट्रक चाहिए, तो ये जो यातायात की सेवा है, ये एक तृतीयक क्रिया है। इसी तरह बैंकिंग, बीमा, विज्ञापन, ये सब सेवाएं हैं। तो जैसा हमने अभी समझा, कृषि एक प्राथमिक क्रिया है, लेकिन ये कितनी जरूरी है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि दुनिया की लगभग 50% आबादी, मतलब करीब आधे लोग खेती से जुड़े कामों में लगे हैं। और अगर हम सिर्फ भारत की बात करें तो यहाँ की तो 2/3 जनसंख्या आज भी अपनी रोज रोटी के लिए कृषि पर ही निर्भर है। अब एक सवाल उठता है कि क्या खेती कहीं भी की जा सकती है? नहीं। फसल उगाने के लिए कुछ अनुकूल चीजों का होना बहुत जरूरी है, जैसे कि अच्छी मिट्टी, सही जलवायु और खेती लायक जमीन। अब जरा इस नक्शे पर नजर डालिए। इसमें जो हरे रंग वाले इलाके दिख रहे हैं, ये दुनिया के वो हिस्से हैं जहां खेती के लिए ये सारी अनुकूल दशाएं मौजूद हैं। इसीलिए इन्हीं क्षेत्रों में सबसे ज्यादा कृषि होती है। चलिए एक और रोचक बात जानते हैं। ये जो शब्द है एग्रीकल्चर, ये आया कहाँ से? ये लैटिन भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना है। पहला शब्द है एगर या एग्री, जिसका मतलब होता है मिट्टी, और दूसरा शब्द है कल्चर, जिसका मतलब है खेती करना। तो एग्रीकल्चर का मतलब हुआ मिट्टी पर खेती करना। कितना आसान है ना? चलिए अब हम अपने अगले विषय की ओर बढ़ते हैं। अब हम समझेंगे कि कृषि एक तंत्र यानी एक सिस्टम के तौर पर कैसे काम करती है। देखिए, किसी भी सिस्टम में 3 मुख्य चीजें होती हैं, इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट। कृषि भी बिल्कुल ऐसे ही काम करती है। इसमें निवेश यानी इनपुट क्या क्या है? वो सब चीजें जो हम खेती में लगाते हैं, जैसे बीज, खाद, मशीनें और किसान की अपनी मेहनत। फिर आता है प्रक्रम यानी प्रोसेसिंग। इसमें खेत में होने वाले सारे काम आ जाते हैं, जैसे जुताई, बुआई, सिंचाई, कटाई। और इन सब के बाद हमें जो मिलता है वो है निर्गत यानी आउटपुट, जो हमारी फसल होती है या फिर ऊन और दूध जैसे उत्पाद। अब हम कृषि के अलग अलग प्रकारों के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, पूरी दुनिया में खेती एक ही तरीके से नहीं होती। वहाँ की भौगोलिक स्थिति कैसी है, किस चीज की मांग है और टेक्नोलॉजी कितनी है, इन सब बातों के आधार पर खेती को मोटे तौर पर 2 मुख्य प्रकारों में बांटा गया है। ये 2 मुख्य प्रकार हैं निर्वाह कृषि और वाणिज्यिक कृषि। देखिए, इनके नाम में ही इनका मतलब छिपा है।
निर्वाह कृषि यानी वो खेती जो सिर्फ किसान अपने परिवार का निर्वाह करने या गुजारा करने के लिए करता है। इसमें पुराने तरीके और कम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है। वहीं दूसरी तरफ है वाणिज्यिक कृषि, जिसका मकसद वाणिज्य यानी व्यापार करना होता है। इसमें फसल बाजार में बेचने के लिए उगाई जाती है और इसके लिए बड़े खेत, ज्यादा पैसा और आधुनिक मशीनों का इस्तेमाल होता है। इस मूल अंतर को समझना बहुत जरूरी है। एजुटेकन में हम हमेशा कहते हैं कि परिभाषा रटने से ज्यादा जरूरी है कॉन्सेप्ट को समझना। अब इस निर्वाह कृषि को भी आगे 2 हिस्सों में बांटा गया है। पहला है गहन निर्वाह कृषि। गहन का मतलब है बहुत ज्यादा। इसमें एक किसान छोटे से खेत पर ही साधारण औजारों से बहुत ज्यादा मेहनत करके साल में 1 से ज्यादा फसलें ले लेता है। और दूसरा है आदिम निर्वाह कृषि। आदिम मतलब बहुत पुराने तरीकों वाली खेती। इसके अंदर 2 चीजें आती हैं, एक है स्थानांतरित कृषि और दूसरी है चलवासी पशुचारण। यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है, इस पर ध्यान दीजिएगा। ये जो स्थानांतरित कृषि है, इसे दुनिया के अलग अलग कोनों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में इसे झूमिंग कहते हैं, मेक्सिको में मिल्पा, ब्राजील में रोका और मलेशिया में इसे लदांग के नाम से जाना जाता है। ये नाम आपको याद रखने हैं। तो अब बात करते हैं वाणिज्यिक कृषि के प्रकारों की। इसके अंदर मुख्य रूप से 3 तरह की खेती आती है। पहली है वाणिज्यिक अनाज कृषि, दूसरी है मिश्रित कृषि और तीसरी है रोपण कृषि। रोपण कृषि भी वाणिज्यिक कृषि का ही एक प्रकार है। इसमें एक बहुत बड़े इलाके में किसी एक ही तरह की फसल को रोपा या उगाया जाता है, जैसे चाय के बागान या कॉफी, काजू, रबड़, केले के बड़े बड़े फार्म। इसमें मेहनत और पैसा दोनों ही बहुत ज्यादा लगते हैं। दुनिया की आबादी लगातार बढ़ रही है, तो इस बढ़ती आबादी की जरूरतें पूरी करने के लिए तरह तरह की फसलें उगाई जाती हैं। तो चलिए अब दुनिया की कुछ मुख्य फसलों के बारे में जानते हैं। तो देखिए, मुख्य खाद्य फसलों में सबसे पहले है चावल, जिसे उगाने के लिए ज्यादा गर्मी और ज्यादा पानी चाहिए। फिर आता है गेहूं, जिसे उगते समय तो मध्यम तापमान चाहिए, पर कटाई के समय तेज धूप की जरूरत होती है। इसके बाद है मिलेट्स, जिन्हें हम मोटे अनाज भी कहते हैं, जैसे ज्वार, बाजरा, रागी। इनकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये कम उपजाऊ जमीन पर और कम बारिश में भी उग जाते हैं। और फिर है मक्का, जिसे आप कॉर्न के नाम से भी जानते हैं। इसके लिए भी मध्यम तापमान और खूब सारी धूप चाहिए। आपकी किताब में कॉफी की खोज से जुड़ी एक बहुत ही मजेदार कहानी है। कहते हैं कि बहुत साल पहले काल्दी नाम का एक गडरिया था। एक दिन उसने देखा कि उसकी बकरियां कुछ अजीब सी फलियां खाकर ज्यादा ही उछलकूद कर रही हैं, बहुत ऊर्जावान हो गई हैं। तो उसने खुद भी वो फलियां चखकर देखीं और उसे भी वैसी ही ताजगी महसूस हुई। और बस वहीं से दुनिया को कॉफी के बारे में पता चला। चलिए अब हम इस अध्याय के बिल्कुल आखिरी हिस्से पर आ गए हैं। यहाँ हम कृषि के विकास की एक तुलना करेंगे। एक विकासशील देश यानी हमारे भारत और एक विकसित देश यानी संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच। इस फर्क को समझने की शुरुआत इन 2 तस्वीरों से करते हैं। अपनी स्क्रीन पर देखिए, एक तरफ भारत का एक पारंपरिक खेत है, जहाँ किसान शायद खुद मेहनत कर रहा है, और दूसरी तरफ संयुक्त राज्य अमेरिका का एक बहुत बड़ा फार्म है, जहां आधुनिक मशीनें काम कर रही हैं। ये तस्वीरें हमें पहली नजर में ही एक बड़ा अंतर दिखा देती हैं। अब इस तालिका से इस अंतर को और गहराई से समझते हैं। आपकी किताब में 2 किसानों का उदाहरण दिया है, भारत के मुन्ना लाल और अमेरिका के जो हॉरन। सबसे पहले खेत का आकार देखिए। मुन्ना लाल के पास सिर्फ 1.5 हेक्टेयर जमीन है, जबकि जो हॉरन के पास 250 से 300 हेक्टेयर का फार्म है। बहुत बड़ा अंतर है। अब टेक्नोलॉजी की बात करें तो भारत में पारंपरिक तरीके इस्तेमाल होते हैं, वहीं अमेरिका में कंप्यूटर और सैटेलाइट तक से खेती की जाती है। मेहनत की बात करें तो भारत में किसान परिवार के साथ मिलकर काम करता है, जबकि अमेरिका में सारा काम मशीनों से होता है। और सबसे बड़ा अंतर है उद्देश्य का। भारत में किसान अपने परिवार का पेट पालने के लिए खेती करता है, जबकि अमेरिका का किसान एक बिजनेसमैन की तरह है, जो बाजार में बेचने के लिए खेती करता है। तो विद्यार्थियों, आज की कक्षा में हमने कृषि के बारे में विस्तार से जाना। हमने समझा कि कृषि क्या है, आर्थिक क्रियाएं क्या होती हैं, कृषि के कितने प्रकार हैं और दुनिया की मुख्य फसलें कौन-कौन सी हैं। साथ ही हमने भारत और अमेरिका की खेती के बीच का अंतर भी देखा। इसी के साथ हमारा ये अध्याय यही समाप्त होता है।